इमेजिन करो ये साल है 1995। अमेरिकन इकोनॉमी अभी 7 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को क्रॉस की है और जापानीज इकोनॉमी भी 5.4 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है। और अब आ जाओ 2022 में, अमेरिकन इकोनॉमी 25 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है और जापानीज इकोनॉमी आज भी 5 ट्रिलियन पे अटकी हुई है। तो ऐसा क्या हुआ लास्ट 30 सालों में कि जापानीज इकोनॉमी एक ही जगह पे अटक के रह गई। सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम प्लाजा एकॉर्ड्स और प्री प्लान सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ जापानीज इकोनॉमी की बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। 80 के दशक में जापान वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और ये प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे थे कि इवन इफ जापान की पॉपुलेशन सोवियत यूनियन और अमेरिकन पॉपुलेशन के आधे से भी कम है, जापान दोनों को सरपास कर जाएगा। और इसके पीछे कुछ कारण भी थे, जिनमें से एक था अमेरिकन डिफेंस शील्ड, मतलब कि जापान के सिक्योरिटी की पूरी गारंटी अमेरिका ने ले रखी थी, जिसकी वजह से जापान को अपने डिफेंस पे टाइम, पैसा और एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी और जापान अपना पूरा फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कर सकता था, जिसकी वजह से जापानीज इकोनॉमी और उसकी एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बूम कर रही थी। ऑन दी अदर हैंड यूएसए और सोवियत यूनियन के मिलिट्री इंटरेस्ट ऑलमोस्ट हर जगह थे, जिनकी वजह से उनको अपने मिलिट्री पे ज्यादा फोकस करना पड़ रहा था और उनकी इकोनॉमी इतने तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ही अमेरिका के काम आया। आप लोगों को शायद जापान एक फ्री कंट्री लगता होगा, बट जापान इज अंडर परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री ऑक्यूपेशन सिंस 1945 और अमेरिका ने अपने इसी मिलिट्री इन्फ्लुएंस को यूज करके जापानीज इकोनॉमी के डिस्ट्रक्शन का प्लान बनाया। साल था 1985। 260 जापानीज येन के बराबर एक अमेरिकन डॉलर हुआ करता था और इसकी वजह से जापानीज एक्सपोर्ट्स काफी सस्ते होते थे और जापान बल्क में एक्सपोर्ट कर पाता था। ऑन दी अदर हैंड अमेरिकन डॉलर की वैल्यू काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से अमेरिकन एक्सपोर्ट्स काफी महंगे होते थे। फिर 1985 में अमेरिका ने प्लाजा एकॉर्ड साइन करवाया जापान से, जिसके अकॉर्डिंग अमेरिकन डॉलर की वैल्यू गिराई जाएगी और बाकी करेंसीज को अप्रिसिएट किया जाएगा ताकि अमेरिकन ट्रेड इम्बैलेंस को सही किया जा सके। और 3 साल के अंदर ही जो 260 जापानीज येन के बराबर $1 हुआ करता था, वो 120 येन के बराबर $1 हो गया। इससे हुआ ये कि जापानीज एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए और दूसरी जापानीज पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा आ गया। फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास 1000 येन था, उसके पास पहले $4 हुआ करते थे, लेकिन अब $8 हो गए। इससे जापानीज मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई और कैश फ्लो भी बहुत बढ़ गया। एट द सेम टाइम जापानीज सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को काफी कम कर दिया, जिसकी वजह से जापान में बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई और जापानीज पब्लिक मैसिव स्केल पे रियल एस्टेट और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे। इससे हुआ ये कि जापानीज रियल एस्टेट की प्राइस रातों रात बहुत ज्यादा बढ़ गई और इस तरह से जापानीज इकोनॉमी में एक आर्टिफिशियल बबल को क्रिएट किया गया। और फिर 1989 में जापानीज सेंट्रल बैंक ने सडनली अपनी पॉलिसीज को रिवर्स कर दी। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पब्लिक बोरोइंग बहुत कम हो गई और पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई। इससे हुआ ये कि जापानीज रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट दोनों ही क्रैश कर गई। एक साल में जापानीज मार्केट से $600 बिलियन उड़ गए। इससे पब्लिक और ज्यादा डर गई और उनके पास जो पैसे कैश में थे वो अपने घर में ही स्टोर करके रखने लग गए, जिससे मार्केट में कैश फ्लो भी बहुत कम हो गई और बहुत सारी जापानीज कंपनीज बैंकक्रप्ट जाने लगी। और इसका असर 3-4 साल बाद जापानीज इकोनॉमी पे भी दिखना स्टार्ट हुआ और तब से लेकर 2022 तक जापानीज इकोनॉमी 4 से 5 ट्रिलियन के बीच में ही झूल रही है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जब जापान को पता था कि उसकी करेंसी के वैल्यू को अप्रिसिएट करने से और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर सकती है, फिर भी जापान ने ये क्यों किया? वेल, यू नो, स्लेव्स कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू डू। जो अमेरिका ऑर्डर्स देगा वही जापान करेगा।